हमने पृथ्वी के जियोलॉजिकल हिस्ट्री को 4.54 बिलियन ईयर में इंटरवल में इस टाइम पीरियड में बांध दिया है। हम इससे बाहर जाना नहीं चाहते। हम प्लेट टेक्टोनिक्स, फॉर्मेशन ऑफ कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियन, ओरिजिन ऑफ कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियन केवल इसी बाउंड्री में देख रहे हैं। पृथ्वी के बर्थ को इस 4.54 बिलियन के टाइम इंटरवल में ही हम विचार कर रहे हैं, जबकि हमारे पास में ये स्पष्ट प्रमाण है कि कैसे एक ग्रह दूसरे ग्रह में रूपांतरित हो रहा है, कैसे पृथ्वी का बर्थ हो रहा है। नासा का केपलर मिशन ये एक्सप्लेन करता है कि जुपिटर सैटर्न के बीच की ग्रह, सैटर्न यूरेनस के बीच के ग्रह, यूरेनस नेपच्यून के बीच के ग्रह, नेपच्यून सुपर अर्थ के बीच के ग्रह और सुपर अर्थ और अर्थ के बीच के ग्रह, इस जो 4.54 बिलियन ईयर का जो इंटरवल हमने एक तरह से इसको बांध दिया है कि इससे बाहर नहीं जा सकते, क्योंकि हमारे पास में इससे पुरानी कोई डाटा नहीं है, कोई इससे पुराने कोई रॉक्स नहीं है, इससे पुराने, इससे बैक और अधिक बैक नहीं जा सकते, क्योंकि पृथ्वी का जन्म ही सूर्य से हुआ और सूर्य से जन्म होते ही वो जो उल्काएं टकराई और टकरा करके 1, 2, 3, 10, 50, हजार, लाख, करोड़, असंख्य, ये इस प्रकार के लाखों उल्काएं टकराते टकराते पृथ्वी बन गई और धीरे धीरे पृथ्वी उस हॉट स्थिति से ठंडी हुई। लेकिन हमारे पास में एक बैलेंस है। हमारे पास में इस टाइम इंटरवल को और लॉन्ग करने के लिए ऑप्शन है, और एक शानदार ऑप्शन है। हम सुपर कॉन्टिनेंट के इस बैरियर को हटा करके, इस अवरोध को हटा करके अगर विचार करें तो बड़ी भव्य कहानी हमारे सामने आती है। हमने केवल मात्र जो ये 4.54 बिलियन का जो ये टाइम पीरियड पृथ्वी का बांध दिया है, इसको इसी इंटरवल में सब कुछ हम विचार करते हैं कि रॉक्स ऐसे बनी, मिनरल्स ऐसे हुए, मिनरलाइजेशन ऐसे हुआ, इतने मिलियन ईयर एगो ऐसे हुआ, इतने मिलियन ईयर एगो ऐसे हुआ, विभिन्न प्रकार के इयोन, इरा। पृथ्वी का जो जियोलॉजिकल हिस्ट्री है, नासा के केपलर मिशन से अनेक धारणाएं ब्रेक हो सकती है, अनेक धारणाएं टूट सकती है, हमारी अनेक बातें खुल करके ओपन हो करके हमें समझ में आएगा जब हम सुपर अर्थ और अर्थ के बीच में, और भी सुपर अर्थ और अर्थ के बीच में अनेक प्लेनेट है, एक दो नहीं है, उनको एक दूसरे से कड़ी के रूप में जोड़ना, एक दूसरे से श्रृंखलाबद्ध ढंग से स्टडी करना कि किस प्रकार से धीरे धीरे जीवन की उत्पत्ति हो रही है, कॉन्टिनेंट्स में चेंजेज हो रहा है, कॉन्टिनेंट्स की शेपिंग हो रही है। पहले पृथ्वी में फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा थी, लुब्रिकेंट था मैटर, इसलिए मैटर का मोशन डिफरेंशियल रोटेशन के अनुसार डिफरेंट लेटीट्यूड पर डिफरेंट वेलोसिटी से वो शेपिंग होती रही। सुपर कॉन्टिनेंट का ये मिथक कैसे टूटेगा? हमारे पास में एक शानदार कहानी है।
कैसे पृथ्वी की कहानी, इस कहानी को समझ सकते हैं? हाउ वी कैन अंडरस्टैंड दिस स्टोरी ऑफ बर्थ ऑफ अर्थ? किस प्रकार से हम पृथ्वी के अतीत में जा सकते हैं? इसके लिए हमें इसके ऊपर की अवस्थाओं, गैसियंट अवस्थाओं से कंपेयर करना होगा, एक सीक्वेंस को देखना होगा, एक श्रृंखला को देखना होगा, एक रूपांतरण को देखना होगा, एक परिवर्तन को देखना होगा। सूर्य और बृहस्पति के बीच के भी कई ग्रह मिले हैं। सूर्य का अंत कैसे होगा? सूर्य का भविष्य क्या है? सूर्य का भविष्य बृहस्पति और सूर्य के बीच के ग्रह, और इस प्रकार से बृहस्पति का भविष्य क्या है? बृहस्पति का भविष्य है कि शनि और बृहस्पति के बीच के अनेक ग्रह खोजे जा चुके हैं। और शनि का भविष्य क्या है? शनि और यूरेनस के बीच के अनेक ग्रह खोजे जा चुके हैं। और शनि का भविष्य क्या है? यूरेनस और शनि के बीच के अनेक ग्रह खोजे जा चुके हैं, और भी खोजे जाएंगे। अभी ये मिशन रुका नहीं है। केपलर मिशन से हमें अनेक बातें सामने आएगी, हमारे सामने आएगी। और नेपच्यून और पृथ्वी, हमारी इस अर्थ के बीच के अनेक सुपर अर्थ खोजे जा रहे हैं, खोजे जा चुके हैं। यही एक कहानी है कॉन्टिनेंट्स के फॉर्मेशन की। ओरिजिन ऑफ कॉन्टिनेंट्स यहीं से प्रारंभ होता है, यहीं से टेक्टोनिक इवोल्यूशन होता है, यहीं से एक प्लेनेट का सॉलिडिफिकेशन होता है, यहीं से रॉक फॉर्मेशन। हम इन सबको लाइव देख सकते हैं यदि हम ब्रह्मांड में अपने इस प्रकार के मिशन और बारीकी से इनमें अपना अध्ययन आगे बढ़ाएं। हम अपनी जो स्पेस टेलीस्कोप है, विभिन्न प्रकार के मिशन है, उनसे ऐसे ग्रहों की खोज कर रहे हैं। नासा का ये अभियान इतना महत्वपूर्ण है कि बड़ी तेजी से ऐसे एक्सोप्लैनेट, ऐसे गैस जिएंट, ऐसे सुपर अर्थ पता चल रहे हैं, मालूम पड़ रहे हैं और खोजे जा रहे हैं। इन सुपर अर्थ की डिस्कवरी, इन एक्सोप्लैनेट और गैस जिएंट की डिस्कवरी हमारे लिए अति महत्वपूर्ण है, जियोलॉजिकल और जियोफिजिकल प्रोसेस को समझने के लिए, कॉन्टिनेंट्स के ओरिजिन को समझने के लिए, ओशियन के ओरिजिन को समझने के लिए, प्लेट टेक्टोनिक इवोल्यूशन को समझने के लिए। एक मंद गति में जो ये परिवर्तन होता है और ये एक स्लो प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन ऑफ अर्थ, पृथ्वी का वर्तमान जो स्वरूप है, वर्तमान जो उसकी अवस्था, स्टेट है, वो इन अपनी प्री मॉडर्न स्टेट से कैसे उभर करके सामने आई, कैसे पृथ्वी हैबिटेबल बनी, ये एक लंबी कहानी है, मंथन की एक विराट लंबी कहानी है। हमें अपने उस मैथमेटिकल फॉर्मूला को और हमें जो ऑब्जर्वेशन डाटा है उनको और बारीकी से देखना होगा, उनको स्टडी करना होगा, क्योंकि पृथ्वी की उत्पत्ति सूर्य से होने के पीछे हमारे पास कोई स्ट्रॉन्ग फिजिकल कोई रूल नहीं है। ये कैसे हो सकता है कि सूर्य के अंदर से पदार्थ बाहर आया और वो अपना आप टकरा करके अपना आप ही बड़ा बड़ा होता गया, अपना आप ही। इसके लिए हमारे पास में पूरी कहानी नहीं है। कैसे होता है
क्या हमने कभी किसी एस्ट्रॉयड को इस प्रकार से एक पृथ्वी का रूप लेते हुए ब्रह्मांड में देखा? लेकिन नासा का केपलर मिशन ये स्पष्ट रूप से दिखा रहा है। वो एक सीक्वेंस को दर्शाता है, वो एक कंपैरिजन को दिखाता है कि मैटर में एक सिस्टमेटिक जो परिवर्तन हो रहे हैं, उस प्लेनेट की डायनेमिक में सिस्टमेटिक जो परिवर्तन चल रहे हैं, कि किस प्रकार से लाइट एलिमेंट से हैवी एलिमेंट बन रहे हैं, किस प्रकार से मैटर में केमिकल चेंजेज हो रहे हैं, किस प्रकार से पृथ्वी के वायुमंडल, पृथ्वी का जल, पृथ्वी का ओशियन, पृथ्वी का सॉलिड पार्ट अस्तित्व आता है इस लंबी प्रक्रिया के द्वारा। इसी से हमें समझ में आएगा जीवन के रहस्य को, कि जीवन कैसे बना। अंतरिक्ष से जीवन नहीं आया, और अंतरिक्ष से जीवन आकर के धरती पर वो विकसित हुआ, इसके पीछे हमारे पास में कोई सॉलिड बेस नहीं है। पृथ्वी पर महाद्वीप और महासागर, प्लेट मोशन, रॉक्स का फॉर्मेशन, मिनरलाइजेशन, रिज, जो ओशियन रिज है, ये विभिन्न प्रकार के मिड ओशियन रिज, ये विभिन्न प्रकार के रिजेज, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, इसको बारीकी से समझने, इन सभी को बारीकी से समझने के लिए हमें एक कड़ी को खोजना है, हमें एक उस सीक्वेंस को खोजना है, उस श्रृंखला को खोजना है, उस क्रमबद्धता को खोजना है, जो हम स्पष्ट रूप से नासा के इस केपलर मिशन के द्वारा उभरते हुए देख सकते हैं। नासा के इस केपलर मिशन के द्वारा हम एक कड़ी की खोज कर रहे हैं, एक ऐसी सीक्वेंस को खोज निकाल रहे हैं, एक ऐसी क्रमबद्धता को हमने खोज निकाला है। जुपिटर और सैटर्न, इनके सभी इनके बीच के सभी ग्रहों को, सैटर्न और यूरेनस के बीच के सभी ग्रहों को, यूरेनस और नेपच्यून के बीच के सभी ग्रहों को, और नेपच्यून और सुपर आर्ट्स के बीच के सभी ग्रहों को, और सुपर आर्ट्स और अर्थ के बीच के सभी ग्रहों को, उनके मैटर को बारीकी से नोट करें। उनके मैटर ही नहीं, उसकी डायनेमिक में जो चेंजेस हो रहा है उसको भी नोट करें। पृथ्वी का जन्म इसी प्रकार के रूपांतरणों से हुआ, पृथ्वी की उत्पत्ति इसी प्रकार से कन्वर्ट होने से हुई, पृथ्वी का अस्तित्व ऐसे ही आया, ग्रह ऐसे ही बनते हैं और दूसरी अवस्थाओं में बदल जाते हैं। चाहे पृथ्वी हो या दूसरे ग्रह हो, हमारे सौर मंडल के टेरेस्ट्रियल ग्रह हो, चाहे गैस जिएंट हो, उनकी उत्पत्ति ऐसे नहीं होती कि सूर्य के द्वारा पदार्थ के बाहर आने से। इसीलिए हम जोवियन प्लैनेट है उनको जो कंपैरिजन कर रहे हैं, हम टेरेस्ट्रियल प्लैनेट से तुलना करते हैं, लेकिन ब्रह्मांड में एक सिस्टम है, एक सिस्टमेटिक रूपांतरण प्रक्रिया है, एक परिवर्तन की विराट विधि है, मंथन का एक विराट रूप है जो धीरे धीरे अवमंदित होता जाता है, धीमा पड़ता जाता है। जब ब्रह्मांड एक सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट को पैदा करता है, बनाता है, किस प्रकार से?
इस प्रकार से कसावट लेने से और खुलने से एक सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट बनती है। वो सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट अन्य सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट होती है, धीमी पड़ती जाती है, उसका ग्रेविटेशन चेंजिंग होता जाता है, उसका ग्रेविटेशन कमजोर पड़ता जाता है। सुपर ग्रेविटी, हाईएस्ट ग्रेविटी ब्लैक होल, फिर कमजोर पड़ती ग्रेविटी, और उसका स्ट्रक्चर भी धीरे धीरे धीमा पड़ता, कमजोर होता जाता है। पृथ्वी का जो ग्रेविटेशन स्ट्रक्चर है, उसका ग्रेविटेशन फील्ड है, वो इतना पावरफुल नहीं है। लेकिन जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, इनमें कंपैरेटिवली पृथ्वी की तुलना में ग्रेविटेशन हाई पावर का है। सूर्य और अन्य तारों में और भी पावरफुल स्टेट है ग्रेविटेशन की। और इसी प्रकार से ब्लैक होल का प्रचंड ग्रेविटेशन स्ट्रक्चर, उसकी ज्योमेट्री, हमने बताया कि ग्रेविटेशन का स्ट्रक्चर कन्फोकल ऑब्लेट स्फीरॉइड है। ये कन्फोकल ऑब्लेट स्फीरॉइड स्ट्रक्चर, ज्योमेट्रिक स्ट्रक्चर, दो भिन्न अवस्थाओं के बीच में दोलन करता रहता है। इस प्रकार से ये ग्रेविटेशन स्ट्रक्चर दोलन करता रहता है, ऑसिलेट करता रहता है। और ऑसिलेशन की रेट सभी आकाशीय पिंडों में एक जैसी नहीं है, सभी सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट में एक जैसी नहीं है। ब्रह्मांड से उत्पत्ति के बाद में एक सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट की ग्रेविटेशन ऑसिलेटरी नेचर लगातार डैम्प होती जाती है, धीमी पड़ती जाती है, अवमंदित होती जाती है, और उसका ग्रेविटेशन स्ट्रक्चर भी धीरे धीरे विकृत होता चला जाता है। पृथ्वी में जो ग्रेविटी है वो इतनी आइडियल नहीं है, लेकिन उससे हायर स्टेट के और उसके लोअर स्टेट के जो प्लेनेट है, जो सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट है, जो मून है, जो तारे हैं, उसके हायर और उससे लोअर ग्रेविटी के, उनकी ग्रेविटी स्ट्रक्चर इतना सिस्टमेटिक किस प्रकार से है, और उनमें ग्रेविटेशनल स्ट्रक्चर का कैसा रूप है। तो हम एक इस प्रकार से ये कहना चाहते हैं कि ओरिजिन ऑफ कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियन, जो अल्फ्रेड वेगनर ने विचार किया और फ्रांसिस बेकन बाद के जियोलॉजिस्ट ने इसके बारे में विचार किया, उनकी कुछ लिमिट्स थी। साइंस उस समय इतनी तरक्की नहीं कर पाया था। अल्फ्रेड वेगनर ने कॉन्टिनेंट्स के और ओशियन के ओरिजिन को जो बताया, वो पृथ्वी पर डाटा और एविडेंसेस को कलेक्ट करके ही केवल बताया। उनको ब्रह्मांड की पूरी कहानी का उनसे कोई लेना देना नहीं था। बाद में अल्फ्रेड वेगनर की विचारधारा को और डेवलप किया गया, उस पर प्रैक्टिकल किए गए, उस पर डाटा लिए गए, उस पर एविडेंसेस लिए गए। लेकिन हम इतने वर्षों में पृथ्वी के उस भूगोल को समझने में, उसकी जियोफिजिकल प्रोसेस को समझने में पृथ्वी से बाहर नहीं गए, दूसरे ग्रहों से इसकी कंपैरिजन नहीं किया। ना ही हमने ब्रह्मांड में ऐसे सैकड़ों ग्रह हैं, उनसे उनका कंपैरिजन किया। लेकिन वर्तमान में नासा का केपलर मिशन इस पूरी प्रक्रिया के लिए बड़ा हेल्पफुल है, पृथ्वी के बर्थ को समझने में, पृथ्वी पर कॉन्टिनेंट और ओशियन के जन्म को समझने में, प्लेट टेक्टोनिक्स को समझने में, टेक्टोनिक्स इवोल्यूशन को समझने में, विभिन्न प्रकार की डायनेमिकल और जियोफिजिकल चेंजेस को समझने में ये नासा का केपलर मिशन अत्यंत हेल्पफुल है।
वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। और नासा का ये केपलर मिशन भविष्य में क्या क्या खोजें सामने लाएगा, हमारी इस ऑसिलेटरी थीम से ये अत्यंत महत्वपूर्ण एक मिशन है। हमारे ऑसिलेटरी मॉडल के लिए इस नासा के केपलर मिशन को हम अत्यंत महत्वपूर्ण मानते हैं। ब्रह्मांड में जो क्रमबद्धता है, जो सीक्वेंस है, जो एक दूसरे का हम कंपैरिजन कर रहे हैं, टेम्परेचर से, प्रेशर से, ग्रेविटी से, मैटर में चेंजेस से, केमिकल चेंजेस से, हम जो सीक्वेंस बना रहे हैं, हम जो श्रृंखला प्रस्तुत कर रहे हैं, हम जो कड़ी प्रस्तुत कर रहे हैं, एक दूसरे में रिलेशन स्थापित कर रहे हैं, उनका कंपैरिजन नासा का ये केपलर मिशन इसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसी से हमें ये समझ में आ सकता है कि कॉन्टिनेंट और ओशियन कैसे बने, उनका ओरिजिन कैसे हुआ, पृथ्वी का जन्म कैसे हुआ, पृथ्वी कैसे इस स्थिति में पहुंची, पृथ्वी का ये लॉन्ग टाइम और स्लो प्रोसेस में ये सब चेंजेस, इसका अतीत क्या है, इसका पास्ट क्या था, इसका अतीत क्या होगा, इसका भविष्य क्या होगा, ये नासा का केपलर मिशन विराट रूप में हमें समझा सकता है। हमारे लिए ये एक बड़ी महत्वपूर्ण खोज को स्थापित करने में सहायक है। हमारे लिए नासा का ये केपलर मिशन एक ऐसी स्थिति को सामने ला सकता है जो हम पृथ्वी पर रहकर नहीं देख सकते। हम पृथ्वी पर डाटा और एविडेंसेस को कलेक्ट करके नहीं समझ सकते। नासा के केपलर मिशन से हमें इसके पूर्ववर्ती अवस्थाओं को, इसकी अर्ली स्टेट को, इसकी प्रारंभिक अवस्थाओं को समझने में ये नासा का केपलर मिशन उपयोगी है। हम इसी आधार पर अपनी बात कह रहे हैं। हमारे पास में एक प्रैक्टिकल, एक तर्कसंगत, एक सिस्टमेटिक गणित है। हम जिस गणित की बात करते हैं, हम कोई कल्पना की बात नहीं करते। हमारे पास कनफोकल ऑब्जेक्ट स्प्रेड के सभी मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज को स्टडी करके हम ये बात कह रहे हैं। कनफोकल ऑब्जेक्ट स्प्रेड यानी अलग अलग लेयर्ड ऑब्जेक्ट, अलग अलग, जैसे एक प्याज में होता है। और इसी में कनफोकल हाइपरबोलॉइड, एक हाइपरबोलॉइड के ऊपर दूसरा, तीसरा, चौथा, हजारों हाइपरबोलॉइड, ये पृथ्वी के चारों ओर एक इनविजिबल शील्ड को उत्पन्न करते हैं। और ये ही इनविजिबल शील्ड ग्रेविटेशन को, स्ट्रक्चर को दर्शाती है। नासा के इस केपलर मिशन से एक अत्यंत महत्वपूर्ण जो जानकारी मिलती है, वह जानकारी यह है कि किस प्रकार से एक प्लेनेट का बर्थ होता है, किस प्रकार से उसकी जियोलॉजी डेवलप होती है, किस प्रकार से उस पर रॉक्स और मिनरल्स, उसका सॉलिडिफिकेशन, किस प्रकार से कॉन्टिनेंट्स ओरिजिन होता है, किस प्रकार से प्लेट टेक्टोनिक्स इवोल्यूशन होता है, किस प्रकार से ओशियन रिज, सी फ्लोर स्प्रेडिंग ये अस्तित्व में आते हैं। इस प्रकार से नासा के केपलर मिशन को हम अपने इस ऑसिलेटरी मॉडल के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण मानते हैं।